हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास। सो आज हम कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन सेल टिश्यू एंड व्हाई डू वी फॉल, तीनों चैप्टर का हम वन शॉट करेंगे। और बच्चों में इस वन शॉट में मैं आई एम गोइंग टू यूज योर फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, तो इस रिवीजन का basically the reason why I'm doing this is one, you can get a complete revision of all the 3 chapters। और उसके साथ मैं ये जो क्लास में ले रहा हूँ इसका मैं प्रेजेंटेशन अपलोड करूंगा पीडीएफ के तौर पे। आपको लिंक मिल जाएगा इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ एंड यूज द स्लाइड्स फॉर योर प्रिपरेशन। आप उसको बेसिकली यू कैन टेक अ प्रिंट ऑफ ऑल द फ्लैश कार्ड्स एंड यू कैन यूज इट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। दैट इज द आइडिया बिहाइंड विच आई एम डूइंग दिस। तो शुरू करते हैं क्लास। तो मेरा नाम है भरत भट्ट। जो लोग मुझे नहीं जानते हो, माय नेम इज भरत भट्ट एंड मैंने मास्टर्स किया है जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ओके, और 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, आप लोगों को पता होगा टेलीग्राम चैनल के बारे में, है ना? तो टेलीग्राम अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। इफ यू हैव टेलीग्राम ऐप, प्लीज ज्वाइन दिस चैनल। यू विल गेट लिंक्स टू ऑल द क्लासेस। आपको स्पेशल क्लास अटेंड करना है, प्लस क्लास अटेंड करना है, या फिर आपको रेगुलर यूट्यूब क्लास अटेंड करना है, जो भी क्लास अटेंड करना है उसके लिए लिंक्स यहाँ पे मिलता है। और सिर्फ मैं नहीं, बाकी सारे टीचर्स भी इस लिंक से अपने क्लासेस को अपने क्लास को प्रमोट करते हैं इस चैनल से। तो दिस इज अ वेरी गुड चैनल फॉर यू गाइस टू ज्वाइन इफ यू वांट टू अटेंड द क्लासेस। और अगर आपको अनअकैडमी का ऐप नहीं पता है, इफ यू आर नॉट इंस्टॉल्ड इट येट, इफ यू आर स्टिल येट टू इंस्टॉल इट, प्लीज डू इट नाउ, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 2 क्लास टाइप की क्लासेस, स्पेशल क्लासेस एंड फ्री क्लासेस, आई मीन पेड क्लासेस। तो प्लस क्लासेस आर पेड, यू विल हैव टू परचेज द सब्सक्रिप्शन। इफ यू वांट टू अटेंड स्पेशल क्लासेस, दे आर फ्री। आपको करना क्या है, सिर्फ मेरा कूपन कोड यूज करना है। ठीक है, यू हैव टू यूज माय कूपन कोड BB Live। So you have to use this coupon code and you will get access to all the free classes, all the free content on the app। And if you are going to going to purchase the plus subscription या फिर iconic subscription खरीदना है, तो आपको यही कोड यूज करने पे मिलता है 10% डिस्काउंट, जो ओनली है टिल Feb 28। तो Feb 28 तक ये 10% डिस्काउंट है। March 1 ये हो जाएगा 5% डिस्काउंट। सो अभी राइट टाइम है, परचेस कर लो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग 10th में आने वाले हो, आपको 10th में पढ़ाई की बहुत जरूरत पड़ेगी। सो प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ इटसेल्फ। एंड अनअकैडमी आस्क अ डाउट एक प्लेटफॉर्म जो है उसके बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप यूज करना शुरू कीजिए। फॉर दिस यू नीड टू हैव द अनअकैडमी ऐप। करेंटली दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर मैथ्स एंड साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सोशल स्टडीज इंग्लिश के लिए आपको नहीं यूज कर सकते, सिर्फ मैथ्स और साइंस के लिए है। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हो। अगर आप प्लस स्टूडेंट हो तो आपको आपके क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा फ्रॉम एन एजुकेटर इफ द क्वेश्चन इज यूनिक। और क्वेश्चन पूछते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना बच्चों, कि आप हैंड रिटन नहीं भेजोगे। डोंट सेंड हैंड रिटन डाउट्स, इट शुड बी फ्रॉम द बुक। 1 ticket 1 question, दैट्स द रूल। यू कैन नॉट सेंड मल्टीपल क्वेश्चंस। मेरे पास 10 क्वेश्चन के डाउट है तो मैं 10 क्वेश्चंस एक ही साथ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप सिर्फ एक टाइम पे सिर्फ एक ही डाउट पूछ सकते हो, तो आपको मल्टीपल टिकट्स रेज करना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू हैव टू डू। एंड प्लीज टेक द पिक्चर प्रॉपरली। या तो आप अपने ऐप से ही पिक्चर ले सकते हो, या फिर यू कैन अपलोड इट फ्रॉम द गैलरी आफ्टर टेकिंग फ्रॉम योर कैमरा। ओके, सो डू समथिंग, डू विचएवर यू फील लाइक डूइंग इट एंड डू इट। टेक अ प्रॉपर पिक्चर, अच्छे से होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, एंड अपलोड इट एंड you will get the answer very quickly. If it is unique answer, if it's something that is not present in the database, then they will give you the answer within 10 hours. Okay, that is how it works. So yeah, so शुरू करते हैं हम क्लास with
we'll start off with cell and we will go to tissues next and then उसके बाद हम रिव्यू करेंगे why do we fall को. ठीक है, तो सेल क्या है? तो बच्चों सेल इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इसके बारे में मैंने बहुत बार बोला है क्लास में, है ना. आई विल चेंज इट टू रेड बिकॉज वरना दिखाई नहीं देगा. हाँ, तो सेल क्या है? बेसिकली इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि इट इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट. ठीक है, इससे ज्यादा कोई सिंपल यूनिट हो नहीं सकता जो कि लाइफ सस्टेन कर पाए. न्यूक्लियस ऑन इट्स ओन कैन नॉट सर्वाइव, अदर ऑर्गेनल्स ऑन इट्स ओन कैन नॉट सर्वाइव, ओनली अ सेल इज समथिंग व्हिच कैन लिव ऑन इट्स ओन. सो दैट इज व्हाई हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स you will find a lot of unicellular organisms also. So unicellular है, that means that cell is the simplest life unit. So it was discovered by Robert Hooke in 1665. Basically उस टाइम पे ना माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया था. थोड़ा नॉट एग्जैक्टली ड्यूरिंग रॉबर्ट हुक्स टाइम, उससे थोड़ा सा पहले couple of decades before he started working, माइक्रोस्कोप was invented. एंड सबको ना एक लत चढ़ी थी कि मुझे देखना है माइक्रोस्कोप के नीचे क्या है करके. दे ऑल जस्ट वांटेड टू स्टडी स्टफ. कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ ये पढ़ना, ये स्टडी करना है. वो से कोई पत्थर स्टडी करते थे, ये दे यूज्ड टू स्टडी रॉक्स, दे यूज्ड टू स्टडी एनिमल्स, समथिंग लाइक दैट. बट किसी ने भी अच्छे से माइक्रोस्कोप बना के स्टडी नहीं किया. फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली स्टडी a proper biological material was Robert Hooke. What he did is he basically took a very thin slice of cork. Cork क्या होता है? Cork basically वो आएगा next when I teach you about your tissues. उसमें मैं बताऊंगा कि cork is basically something which will protect the plants and everything. So cork is used for wine bottle. तो उसको उसका thin slice बना के he studied it and he discovered cells for the first time. That was dead cells. Next Leeuwenhoek ने क्या किया? Anton van Leeuwenhoek ने लाइव सेल्स को स्टडी किया इन 1674. व्हाट ही डिड इज ही basically took pond water, एक तालाब में से पानी लिया and he studied it. He found some living tissues, living cells in that. Then in 1831 as the microscope का पावर बेटर हुआ, इंक्रीज हुआ, then Robert Brown discovered nucleus. तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ. So the thing is, cell is the only one which can actually exist on its own. So that's why cells can be present as unicellular organism. And so we'll move on to the cell theory next. What is cell theory? So 1838 में Schleiden and Schwann, they were two separate scientists and they were working on the same idea of cell. So they realized कि उनका जो काम है वो काफ़ी हद तक टैली करता है, ओवरलैप होता है उनका वर्क. सो दे कंबाइंड देयर वर्क टुगेदर एंड दे गिव व्हाट इज टुडे कॉल्ड एज द सेल थियरी. सो व्हाट डज द सेल थियरी? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल थियरी सेज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हैं, सभी के सभी सेल से बने होते हैं. सेकेंड पॉइंट है सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सिंपल, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया क्या है इसका मतलब. फिर लास्ट में दिस एक्चुअली अनदर गाय कॉल्ड एज रुडोल्फ वर्चाउ. So he added one more sentence into the cell theory. He said that all cells arise from pre-existing cells. मतलब अगर कोई सेल ना ऐसे ही अपने आप प्रकट नहीं हो जाता. सेल होता है फ्रॉम एन प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एक सेल निकलता है. दैट इज द आइडिया बिहाइंड द स्टेटमेंट. तो नेक्स्ट चलते हैं सेल के प्रॉपर्टी में. सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज वी लुक इनटू द सेल्स. फर्स्ट आता है साइज, राइट? साइज ऑफ द सेल, देन द शेप एंड द नंबर. व्हाट आर द साइज? नाउ सेल का साइज बहुत वेरी हो सकता है. स्मॉलेस्ट सेल नोन इज माइकोप्लाज्मा विच इज अ बैक्टीरिया. अगर आपको नहीं पता तो माइकोप्लाज्मा इज समथिंग विच कॉसेस ट्यूबरक्लोसिस इन ह्यूमन बींग्स. one of the mycoplasma, not all mycoplasma causes that. So one of the mycoplasma causes tuberculosis. And the largest cell is ostrich egg.
ऑस्ट्रिच एग बेसिकली बहुत बड़ा अंडा होता है, ठीक है. इट इज विजिबल टू नेकेड आई. यूजुअली इफ यू सी सेल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई, हमें माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ता है, बट ये वाला दिखाई देता है. देन शेप. नाउ इस हर सेल का शेप डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी. क्या है सेल का फंक्शन? सेल के फंक्शन के ऊपर उसका शेप बहुत वेरी कर सकता है. जैसे कि आप न्यूरॉन ले लीजिए, वो थोड़ा सा लंबा सा होता है. इफ यू टेक WBC, इट इज एमीबॉइड. देन इफ यू टेक RBC, इट इज बाइकॉनकेव डिस्क लाइक शेप होता है. तो अलग अलग शेप हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल एंड रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी. फिर तीसरा प्रॉपर्टी आता है नंबर्स. सो नाउ एज आई हैव टोल्ड यू, देयर आर यूनिसेलुलर organisms, which means they are made up of one cell, and there are also multicellular organisms. जैसे कि humans, we are also basically multicellular organisms, and we if you look at the organism size, now जितना बड़ा organism उतना ज्यादा सेल. ऐसा नहीं कि बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में बड़े बड़े सेल होते हैं. ऐसा नहीं कि एलिफेंट सेल्स आर मच बिगर देन ह्यूमन सेल्स. नो, इट इज जस्ट दैट एलिफेंट्स हैव मच हायर नंबर ऑफ सेल एज कंपेयर टू humans. That's the only difference when it only comes to number, not in terms of shape. Okay. So now that we studied about the cell property, cell के सब हमने components सीख लिए, तो हमें properties और cell theory सीख लिए, तो हम सीखते हैं cell components को. तो cell में basically, ठीक है, there are 3 important components that are present in the cell. What are the 3 important component? पहला आता है cell membrane, दूसरा है nucleus, तीसरा है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म हम ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं सीखेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म बेसिकली इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड. सो इसमें साइटोप्लाज्म में बाकी सारे ऑर्गेनेल्स स्प्रेड होते हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस. तो अगर आप देखोगे, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स. मैं सेल ऑर्गेनेल्स को क्यों नहीं काउंट कर रहा है यहां पे? क्योंकि दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज न्यूक्लियस. आई मीन दे आर इंपॉर्टेंट, बट न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. वो मैं डिस्कस करता हूं क्या होगा, ठीक है. तो साइटोप्लाज्म बेसिकली जेली लाइक फ्लूइड होता है. तो शुरू करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन से. नाउ सेल मेम्ब्रेन it is called as a lipid bilayer and it is found in every cell. अगर कोई सेल है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है. ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए, ऐसा कोई सेल नहीं है जिसमें सेल मेम्ब्रेन ना हो. ओके. एंड इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर. इसका मतलब इट विल नॉट अलाउ एवरीथिंग टू पास थ्रू इट. तो अनचार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ना, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सभी के सभी जो है अनचार्ज्ड पार्टिकल्स हैं. तो इनमें कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन बोलता है ठीक है बेटा तुम जा सकते हो. बट मान लीजिए कोई आयन आ गया, जैसे कि सोडियम आयन या फिर पोटेशियम आयन या फिर क्लोरीन आयन, इन सब को बोलता है नहीं, चार्ज है आपके पास, आप नहीं आ सकते, यू कैन नॉट एंटर इनटू द सेल. सो सेल मेम्ब्रेन विल स्टॉप द मूवमेंट ऑफ दीज चार्ज्ड पार्टिकल्स. That is why it is semi-permeable. मतलब it will only permit certain substances to pass through it. बाकी substance को वो block कर देता है. That is the feature. Now bilayer जब आप पढ़ते हो तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि bilayer का मतलब क्या है. There are 2 layers of lipid. So there is like this structure ऐसे होता है basically. So it has, so phospholipids have, so this is a hydrophilic head. Hydrophilic head, and ये होता है hydrophobic tail. ठीक है. तो हाइड्रोफोबिक मतलब इट इज
fearful of water, phobia मतलब fear, तो हाइड्रोफोबिक इट हेट्स वाटर, हाइड्रोफिलिक मतलब इट लव्स वाटर। तो ऐसे होता है लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर। ये एक फॉस्फोलिपिड है, ये एक फॉस्फोलिपिड है। तो इनका जो टेल जो होता है, टेल आप एक दूसरे को मीट करता है, और जो हेड होता है वो ऑपोजिट साइड होता है, क्योंकि इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल दोनों तरफ वाटर कंटेंट बहुत होता है। तो वो वाटर को, सिंस इट इज हाइड्रोफिलिक, इट कैन इंटरेक्ट विद वाटर वेरी नाइसली, सो दैट इज व्हाई देयर विल बी लाइक दिस। सो ऐसे करके पूरा का पूरा एक लेयर होता है, वन सेट ऑफ phospholipid, another set of phospholipid. So lipid bilayer. So it's a bilayer of lipid. Now, apart from being a bilayer of lipid, it also has transport protein. बात क्या है ना कि बच्चों इसको देखिए, the thing is even though it is semi permeable, it will not allow sodium and potassium to enter through it, and potassium ion, sodium ion, बट सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और काफी सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो नेसेसरी है सेल के लिए, इट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। सो इन सच केसेस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स काम आते हैं। दे विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, समथिंग लाइक अ स्मगलर। तो कस्टम्स अलाउ नहीं करेगा, सो स्मगलर विल फाइंड अनदर रूट टू एंटर, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो या, सो मेन फंक्शन इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द सेल। नाउ सेल मेम्ब्रेन तो सभी सेल्स में होता है, ये मैंने बोल दिया, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके सेल में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम बुलाते हैं सेल वॉल, और ये आपको दिखाई देगा प्लांट्स, फंगस एंड बैक्टीरियल सेल में। सो इन प्लांट्स इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. It is very prominent in plant. So most of the plant cells have cellulose based cell wall, and इस plant cell में छोटे छोटे holes होते हैं जिसको बुलाते हैं plasmodesmata. So these plasmodesmata will make the cell wall freely permeable, मतलब कुछ भी एंटर कर सकता है, कुछ भी एग्जिट कर सकता है, वो कोई रोकने टोकने का काम नहीं करता, वो सब करता है सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट में चाहे सेल वॉल जरूर हो, बट सेल मेम्ब्रेन भी होता है, तो सेल मेम्ब्रेन अपना काम करेगा, सेल वॉल अपना काम करेगा। नाउ बेसिक फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज टू गिव रिजिडिटी टू प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल जो होता है वो थोड़ा सा रिजिड होना चाहिए, इट शुड बी स्लाइटली उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके सपोर्ट दे सके प्लांट को, वरना प्लांट जो है वो तो मूवमेंट नहीं कर सकता, उसमें ना तो स्केलेटन होता है, तो फिर हाउ विल इट सपोर्ट इटसेल्फ? सो इट टेक्स अ सपोर्ट यूजिंग द रिजिड सेल्स ऑफ द प्लांट। ओके, तो ये है ऑस्मोसिस। हम सेल मेम्ब्रेन को कवर करने से पहले हमें ऑस्मोसिस कवर करना पड़ेगा। So what is osmosis? It is movement. This is the actual definition of osmosis. Okay, so osmosis is the movement of water molecule from a region of high water concentration to a region of low water concentration through a semi permeable membrane. तो मान लीजिए एक में ट्रॉफ में ऐसे there is water, so here there is more water present and here there is less water present. Okay, so what happens? And it is separated by a semi permeable membrane, so the water will move from here to here. That is what is happening in osmosis. और ये आपको दिखाई देता है आपके सेल्स में भी, क्योंकि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन जो है, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेएबल और अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। सो उस वजह से आपको ऑस्मोसिस हमारे सेल में भी दिखाई देता है। नाउ सेल में होने के लिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड which can decide whether there is going to be osmosis or not. Now इस फ्लूइड को कंपेयर करते हैं हमारे साइटोप्लाज्म से। हमारे साइटोप्लाज्म में थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन होता है सोल्यूट का, सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली देयर इज सम अमाउंट ऑफ
solute present in our cytoplasm. Now if the fluid outside the cell has more solute, ठीक है, आउटसाइड द सेल जो फ्लूइड है उसमें ज्यादा सोल्यूट हुआ, तो देन इट इज कॉल्ड एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इन सच केसेस क्या होता है, water will move out of the cell into the solution, that is called as exosmosis. So basically water is moving out of the cell, the water is exiting, इसीलिए exosmosis. Now isotonic क्या होता है, इसमें क्या होता है कि the solute concentration of the solution is same as the cytoplasm, so there is no osmosis. There is no osmosis in such condition. Last होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. यहां पे क्या है, जो आउटसाइड जो पानी है इट हैज लेसर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, सो देयर विल बी एंड ऑस्मोसिस, which means water enters into the cell. तो entering, इसीलिए endosmosis. So that is the three types of solution. That is how they can influence osmotic process in the cell. Okay. Now next we come to the nucleus. Okay, so nucleus is basically the most important part of the cell, है ना. It is very important part of the cell and it has the genetic material which is the DNA. DNA का मतलब क्या है, DNA का मतलब है डीऑक्सी राइबो, यहां पर लिख देता हूं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, so डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है. और क्या है कि ये जो डीएनए जो है वो बहुत टाइटली उसको पैकेज करते हैं यूजिंग हिस्टोन प्रोटीन एंड इट विल बी प्रेजेंट एज chromatin fibers inside the nucleus. Along with this chromatin fiber there is something else which is called as the nucleolus. So there is nucleolus which makes the ribosome. Okay, now and the whole thing is covered, the whole nucleus is covered by a nuclear membrane. और ये जो nuclear membrane जो है it is porous. Porous मतलब there are small tiny holes which are called as the nuclear pores. Okay, और ये pores क्या किसमें हेल्प करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, उसमें ये पोर्स का बहुत जरूरी पड़ता है. ठीक है काम. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू हैव अ थरो लुक इनटू द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, हम सभी ऑर्गेनेल्स को एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. काफी सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, सिस्टर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे है ना, मैंने ड्रॉ भी किया है. सो आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर इन वन ऑफ द क्लासेस. अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज वापस जाके उस क्लास को देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है. मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का मैंने डिस्कशन किया था. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है. पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रफ होता है, क्योंकि उसमें होता है राइबोसोम्स. ओके, एंड दिस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स rough endoplasmic reticulum will synthesize protein, whereas smooth endoplasmic reticulum will synthesize lipids. Lipids मतलब fats, right? Lipids का मतलब है fats. So बच्चों ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना, राइबोसोम्स ये वगैरह वगैरह, अगर आपको लगता है कि इस फ्लैश कार्ड में कुछ मिसिंग है तो आप जब इसको प्रिंट निकालोगे ना, प्रिंट निकालने के बाद वहां पे स्क्रिबल कर दो. जब आप पढ़ते हो ना लास्ट टाइम, when you are going to do the review for the last time, you can go through the scribbled notes in this paper. That's something that I want you guys to do, so that you have information at the tip of your hand. Next is mitochondria. Now mitochondria is called as the powerhouse of the cell.
है ना? Why? Because it makes ATP. Okay, or interestingly, it has its own DNA. That's a very interesting feature of mitochondria. तो ATP जनरेशन होता है by respiration. तो basically in respiration what we do is we burn the glucose and we produce energy in the form of adenosine triphosphate. Okay, adenosine triphosphate or ATP, and this is called as the energy currency of the cell. तो सेल में जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है उस सारे एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है एटीपी. ठीक है, और ये जो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें दो लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर, और इनर लेयर में काफी सारे फोल्डिंग होते हैं जिसकी वजह से देयर कैन बी different enzymes which can perform its function. Next is Golgi bodies. Now Golgi bodies are quite similar to your endoplasmic reticulum. The only difference is it does not synthesize many of the things. Basically it is involved in packaging. So it packages the proteins. Okay, जो भी आता है endoplasmic reticulum से उसको पैकेज करता, उसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने के बाद उसको एक्टिवेट करके उसका पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग करके इट विल पुट द प्रोटीन इन अ वेसिकल. नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज एंजाइम्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड and these enzymes can be packed in a vesicle, and this leads to the formation of lysosome. बेसिकली क्या हो रहा है, ये एंजाइम जो प्रोड्यूस हुआ है उसको एक वेसिकल में ट्रैप कर दिया जाता है, और ये वेसिकल आगे जाके लाइसोसोम बन जाता है. और लाइसोसोम में मैं लाइसोसोम के बारे में आगे जाके मैं सिखाने वाला हूं, तो आपको उसमें आपको और इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. सो दैट बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर थिंग, इसीलिए गोल्जी बॉडी को बुलाते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल. Okay, so next है plastid. Now what is plastid? It is the cell organelle which is only found in plant cell. आपको बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा. You will not find it in what do you call that, fungus. You will not find it in animal, nowhere. Only and only in plants. And इसमें भी तीन टाइप के होते हैं. पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें होता है क्लोरोफिल. दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, इसमें होता है कलर पिगमेंट्स. एंड देन फाइनली देयर इज ल्यूकोप्लास्ट व्हिच स्टोर्स द फूड. ओके, सो फोटोसिंथेसिस, कलर पिगमेंटेशन एंड स्टोरिंग ऑफ फूड, दीज आर द थ्री कैटेगरीज इन विच प्लास्टिड बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लास्टिड ऑल्सो हैज इट्स ओन डीएनए. ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट द ओनली ऑर्गेनल विद इट्स ओन डीएनए, इवन प्लास्टिड आल्सो हैज इट्स ओन डीएनए. So after this comes the lysosome. Now what is lysosome? So lysosome is it's called as the suicide bag. Okay, it's called as the suicide bag of the cell. The reason is जब भी सेल को मरने की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कोई सेल को कोई डैमेज हो गया, and when the cell gets damaged it needs to repair itself, but if it is not repairing itself then it has to die. How will it die? The lysosome will release hydrolytic enzymes, and these hydrolytic enzymes will completely digest of the cell. तो सेल को डाइजेस्ट करके निगल लेता है, तो सेल बचता ही नहीं है. So damaged cell has been removed. Apart from that, lysosome is also helpful in phagocytosis. Okay, so your WBCs need lysosome for phagocytosis. That's the function of lysosome in the WBC. Okay, so I think we are done. Yeah, we are done with the cell chapter. I know थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में हमने डिस्कस किया, ज़्यादा कुछ डिटेल में हम जाएंगे नहीं.
ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इनटू द टिश्यूज पार्ट। और अगर कोई बच्चा अभी अभी ज्वाइन कर रहा है तो बेटा आप टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, यहाँ पे लिंक लिखा हुआ है livedaily.me/chat। प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप थ्रू दिस थिंग, ओके। एंड इफ यू वांट टू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, मेरा कोड है BB Live। अरे यार ये नहीं दिखाई देगा, है ना, तो हम चेंज करते हैं, ये है BB Live, ओके। सो यू कैन यूज दिस कोड एंड यू कैन परचेज द सब्सक्रिप्शन, या फिर आप ऐप डाउनलोड करके मेरा फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो, जो भी चाहिए आपको, विच एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट, बट डू इट, ओके। सो यूज द कोड एंड डाउनलोड एंड ज्वाइन द स्पेशल क्लास, क्योंकि स्पेशल क्लास में हम बहुत कुछ और करते हैं जो कि आपको यूट्यूब में शायद से नहीं मिलेगा, ओके। या सो लेट अस स्टार्ट विद टिश्यूज। हम टिश्यू से शुरू करते हैं। What are tissues basically? So tissues are a group of cells, right? They are a group of cells that may or may not change करना पड़ेगा, ये लो, हाँ। So they may or may not have the same structure, but they perform the same function. उनका function एकदम डिट्टो सेम टू सेम है, ठीक है। तो that is the thing about it. तो structure कभी कभी सेम हो सकता है, कभी कभी अलग अलग structure हो सकता है, depends upon the tissue. Now, one thing that is very interesting is that tissues basically help in formation of complex structure. जैसे कि हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हो गए, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अब सभी ऑर्गन में अलग अलग टिश्यूज साथ में मिलके बेसिकली फॉर्म। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक इनटू योर हार्ट, देयर इज एक्सटर्नली देयर इज सम एरियोलर टिश्यू, अंदर आपको मस्कुलर टिश्यू मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, ब्लड जो मिलता है वो सब मिलता है। तो बहुत अलग अलग टाइप के टिश्यू साथ में आके हमारा हार्ट बनाता है। तो सिमिलरली अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टिश्यूज कमिंग टुगेदर। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द प्लांट टिश्यू फर्स्ट। प्लांट टिश्यू सीखने के बाद हम जाएंगे एनिमल टिश्यू में, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू से शुरू करते हैं। प्लांट टिश्यू बेसिकली किस लिए होता है? इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट। दैट इज द रोल ऑफ प्लांट टिश्यू। नाउ देयर आर टू टाइप्स हियर। पहला वाला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा वाला है परमानेंट टिश्यू। हम पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है? बेसिकली इसमें आपको मिलता है these are basically the tissues which help in increasing the biomass. देखिए जो परमानेंट टिश्यू जो होता है वो डिवाइड नहीं कर सकता, तो ओनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज द एबिलिटी टू डिवाइड. So it will keep on dividing throughout over and over and over and over again, and it will create new cells for the plant to grow. That is the idea behind the meristematic tissue. And there are three types of meristematic tissue. पहला है apical. Apical meristem आपको मिलता है at the tip of the root and tip of the shoot. So it is responsible for vertical growth. तो ऊपर की तरफ जाना है तो एपिकल मेरिस्टेम, नीचे रूट को अंदर नीचे तक जाना है तो एपिकल मेरिस्टेम. नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस वन? इट इज प्रेजेंट नियर द नोड. तो जहां से छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं या फिर कोई पत्ता निकलता है, फूल निकलता है, जो भी निकलता है, वहां पे आपको मिलेगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम. एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांचिंग, leaf formation, flower formation, and all those things. Last one is the lateral meristem. Right, so lateral meristem is found only near the periphery of the stem and the root. So it is responsible for the secondary growth. तो basically जो girth increase होता है, मतलब जब आप कोई बड़ा सा पेड़ देख लीजिए, बड़ा सा पेड़ देखोगे तो जब वो पैदा होता है तो वो बहुत ही छोटा होता है, इट इज वेरी स्मॉल. But as and when you allow it to grow, it will start growing in height. It will also become thicker and thicker and thicker and thicker. That is the feature of plants. Now this increase in thickness is because of the lateral meristem. आप ना जब 11th में जाओगे तो आपको सीखना पड़ेगा about the secondary growth in plants. तब आपको समझ में आएगा कि lateral meristem या फिर कैम्बियम का कितना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है करके.
ओके, नेक्स्ट आता है परमानेंट टिश्यू। नाउ इसमें आपको मिलता है टिश्यूज जो कि कभी भी ग्रो नहीं हो सकते। दे आर ऑफ अ परमानेंट शेप, दे आर ऑफ अ परमानेंट टाइप एंड एवरीथिंग, एंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाय डिफरेंशिएशन मेथड। दो टाइप के होते हैं, पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक एक करके दोनों पढ़ते हैं। पहला है सिंपल परमानेंट। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज बेसिकली उनमें बनता है सिंगल टाइप ऑफ सेल, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ सेल हो गए तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। तो पहला वाला है, तो इसमें भी तीन टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। we'll look into all these three individually. पैरेन्काइमा, दिस इज अ लिविंग टिश्यू, ठीक है। सेल वॉल काफी थिन होता है, आई मीन नॉट एज थिन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बट इट स्टिल क्वाइट थिन, एंड द सेल वॉल इज मेड ऑफ cellulose, and cellulose is the one which can make the cell living, and it because उसमें प्लाज्मोडेस्माटा होता है जिसकी वजह से जो सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल हो जाता है फॉर ऑल सब्सटेंसेस। पैरेन्काइमा में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। दो इंपॉर्टेंट टाइप है, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा आपको मिलता है एक्वाटिक प्लांट में जिसको फ्लोट होना पड़ता है पानी में। क्लोरेन्काइमा इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ ऑल द प्लांट्स बिकॉज इट विल डू द फोटोसिंथेसिस एंड जनरेट द फूड। नेक्स्ट वी हैव कोलेन्काइमा। So collenchyma is basically a tissue which has thickening around the corners. तो अगर सेल ऐसा है तो कॉर्नर्स में you will find thickening, right? So there will be thickening in the corners, and this kind of makes the cell slightly rigid yet flexible. तो दोनों है, उसमें रिजिडिटी भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, और ऐसा फीचर जो है वो चाहिए लीफ को। सो लीफ स्टॉक नीड्स rigidity to hold on to the branch. It also needs flexibility so that the leaf can move around in the wind very easily. So that is how it is, that is why it is, collenchyma is usually rich in leaf stalk. Apart from that आपको शायद से कुछ फ्रूट्स में भी आपको collenchyma मिल जाएगा जिनमें पेक्टिन ज्यादा क्वांटिटी में होता है, क्योंकि the cell wall of the collenchyma tissue has lot of pectin in it. Okay, next है sclerenchyma. Now this is the dead tissue. ये मरे हुए टिश्यूज हैं। इनमें अगर आप देखोगे सो द सेल वॉल इज फिल्ड विद लिग्निन, और लिग्निन क्या करता है, इट मेक्स द सेल वॉल इनपरमिएबल, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपको कहीं बिठा के आपके सराउंडिंग्स में एक चार दीवार खड़ा कर देंगे वेर यू डोंट हैव डोर, यू डोंट हैव विंडो, नथिंग, और ऊपर से कवर कर देंगे, क्या हो जाएगा? You will not be able to breathe after some time. So that is what will happen here also. Here the lignin will completely cover the cell wall, it will make it impermeable, and that is what leads to the death of the cell. That is why sclerenchyma is made up of dead tissue. आप पूछ सकते हो सर डेड है तो क्यों रखते हैं? Now because it is dead, it is very very excellent tissue for mechanical support. So mechanical support, and also to some extent I think even it provides little bit of deterrent against other animals from coming and eating it. क्योंकि animals को क्या चाहिए? Animals को चाहिए the actual living tissue which will give them the the very good nutrition. But अगर ज़्यादा sclerenchyma है तो then again they'll not be able to eat a lot of it. That's one of the feature of sclerenchyma. But still there are animals which will eat even dry dry hay and everything. So that's how it is. Anyway, now coming to complex permanent tissue. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बुलाते हैं? क्योंकि सिंपल परमानेंट में एक ही टाइप का सेल होता है, बट जब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है? तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, और ये आपको दिखाई देता है वैस्कुलर टिश्यू में। यू फाइंड इट इन वैस्कुलर
tissues. Vascular tissues are basically those which conduct substances. या तो water conduct कर सकता है, या तो food, या फिर जो भी conduct करना है it will conduct. तो दो टाइप के होते हैं, xylem and phloem. Xylem tissue, phloem tissue, both are vascular tissues. So xylem is basically the one which helps in the transportation of water and minerals. Okay, water के साथ mineral भी transport होता है, so that is why it is both transport of water and mineral. Now, okay, what is important over here? Yeah, okay. So there are 4 important components of xylem. आपको ये याद रखना ही पड़ेगा. Tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma, xylem fibers. ये 4 components आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा. Now इसमें से ट्रेकियड्स और वेसल्स जो हैं वो पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. जाइलम फाइबर्स बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट के लिए है, और ये जो जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब ऊपर पानी ऊपर जा रहा है, अगर कोई साइड में कोई टिश्यू को जरूरत पड़े तो जाइलम पैरेन्काइमा पानी ट्रांसफर करता है. दैट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू. The interesting thing about xylem is that water transportation is unidirectional, मतलब नीचे से पानी कलेक्ट सक करके ऊपर भेजेगा. That is the feature. कभी भी ऊपर से नीचे पानी नहीं आएगा xylem में, never. Always from bottom to top. Okay. So important thing to note here is tracheids and xylem vessels are dead. जो मैंने बोल दिया है, xylem fibers are also dead. So this one and this one, these 3 are dead, and this one is a living tissue in xylem. Very 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 important feature. Next आपको मिलता है phloem. So phloem is a vascular tissue which transports food, और इसके लिए phloem के पास होता है 4 components जो कि है sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Now I told you that in xylem 3 component मरे हुए हैं और 1 living है, तो यहां पे उल्टा है. sieve tube which carries the food, companion cell which is attached to the sieve tubes, and phloem parenchyma. तीनों के तीनों जो हैं they are living tissue. Okay, and phloem fiber is the dead tissue. Sorry, it's called as dead tissue क्योंकि it's basically tissue, right? So sieve tube is the one which carries the blood. Sorry, blood नहीं, food. Sieve tube is the one which carries the food, and companion cell basically nourish करते हैं, और phloem parenchyma जो है it will store the food when it is necessary. लास्टली है लास्ट टाइप का टिश्यू अगर हम प्लांट्स में देखेंगे तो देन वी हैव टू लुक इनटू द प्रोटेक्टिव टिश्यू. नाउ प्रोटेक्टिव टिश्यू आर दे आर प्रेजेंट ओनली टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट. 2 टाइप के टिश्यूज आपको दिखाई देंगे, एपिडर्मिस एंड कॉर्क. नाउ एपिडर्मिस लिविंग टिश्यू है, कॉर्क मरे हुए सेल्स होते हैं. तो एपिडर्मिस के ऊपर ना एक थिन लेयर होता है जिसको हम बुलाते हैं क्यूटिकल लेयर. It is made up of cutin. So cutin is what you find in the epidermis. Now next is cork. So cork is the dead cell. इसमें cork की जो सेल होता है उसमें आपको मिलता है suberin. You find deposition of suberin in the cell wall, and that is what causes the cell to go die. क्योंकि just like lignin, suberin भी cell wall को completely impermeable बना देते हैं, and it also makes the cell wall extremely thick and rigid. Okay, and that is what leads to the formation of cork. Cork से basically plant के bark बनते हैं. That is the function. Cool. So we move to the animal tissue. टाइम कितना हो गया? ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना? Okay. Yeah.
wait, I've been getting some calls, I think. Yeah, but I don't have to receive any of them. Anyway, चलो, तो animal tissues. So animal tissues basically क्या है इसमें? So animal tissues are slightly different than the plant tissue, right? So they are there for protection and for flexibility. क्योंकि animals have to move around. हम stationary नहीं हैं. We are not stationary like plants, so we do not need that much amount of rigidity. We need flexibility to move around and do our functions. So there are 4 types of animal tissue. आपको ये याद रखना है कि हम जब एनिमल टिश्यूज को पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा फोकस करते हैं ऑन ह्यूमन टिश्यू. वी टेक अप द टिश्यूज मोस्टली फाउंड इन ह्यूमंस एंड वी स्टडी दोस. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, and nervous tissue. Let's start with epithelial tissue. What is this? So this is mostly protective in nature. Okay, the main function of epithelial tissue. It is also involved in absorption, secretion, ciliary movement, and I think what else? Yeah, mostly in these 4 it is involved. That is the main functions of epithelial tissue. तो अगर आप epithelial tissue को देखोगे, it has 4 major type of tissues. पहला है simple squamous, दूसरा है simple cuboidal, तीसरा है simple columnar, चौथा है stratified squamous. So simple squamous is found in cheeks and capillaries. इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इट विल अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू इट. डिफ्यूजन हो सकता है. तो कैपिलरीज में इसकी जरूरत होती है क्योंकि कैपिलरीज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होना है और ग्लूकोज और वेस्ट मटेरियल का डिफ्यूजन होना है. तो डिफ्यूजन होने के लिए सिंपल स्क्वामस सबसे बेस्ट है. इट इज अ फ्लैट टिश्यू, वेरी थिन टिश्यू. ओके, देन सिंपल क्यूबॉइडल आर फाउंड इन nephrons and thyroid gland. Nephrons may basically it gives a little bit of structural support. Okay, then we have simple columnar. This is found mostly in the digestive tract. ये क्या करता है, ये जो खाना जो डाइजेस्ट होके जो न्यूट्रिएंट्स जो बचता है उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में सिंपल कॉलमनार हेल्प करता है. तो सिंपल कॉलमनार में या तो उसमें सीलिया हो सकता है या फिर इट कैन बी ग्लैंडुलर. अगर सीलिया है तो वो सीलियरी मूवमेंट में हेल्प करेगा. इफ इट इज ग्लैंडुलर इट विल हेल्प इन द सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स. Lastly, there is the stratified squamous, which is found in the skin, right? So it is found in the skin, and it provides protection because it has several layers of epithelial tissue, so it gives a very good protection to the body. Next, we have the connective tissue. So what is the role of connective tissue? So connective tissue basically, it connects, right? So it is helpful in connecting different parts, different tissues and different organs of the body. On a major अगर आप देखोगे there are 3 major types of connective tissue: connective tissue proper, supportive connective tissue and fluid connective tissue. एक एक करके सभी को देखते हैं. We'll see it in very brief. So connective tissue are slightly softer. ठीक है, तो उनमें मैट्रिक्स होता है, फाइबर्स होता है, सब होता है, बट इतना हार्ड नहीं होता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स आर एडिपोस, एरियोलार, टेंडन. सॉरी, कार्टिलेज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लिगामेंट. आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस. इट्स एक्चुअली शुड बी लिगामेंट, नॉट कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज आपको मिलता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में, जो कि काफी हार्ड होता है. इसमें बहुत सारा डेपोजिशन होता है मिनरल्स का, especially in the case of bones. Now cartilage is slightly softer as compared to bones. यहाँ पे कान में जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर और नाक में जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली कार्टिलेज होता है. और इसके अलावा कार्टिलेज आपको मिलता है बोन के एंडिंग में. सो इट काइंड ऑफ गिव्स अ स्लाइट बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड cushioning to the skeletal bone. That is the function. Lastly है fluid connective tissue. Now what is the role of this one?
it is responsible for transportation of gases, transportation of food, absorption of nutrient, सब कुछ, all kind of transportation काम करता है from one end of the body to the other end of the body. So it is basically connecting different tissues to different organs. It is called as fluid क्योंकि इनका matrix fluid होता है. So there is a plasma. प्लाज्मा में काफी सारे सेल सस्पेंडेड होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ऑल दोस थिंग्स. सो देयर आर टू टाइप्स, द ब्लड एंड द लिम्फ. कुछ शायद से कल के क्लास में कोई पूछ रहा था, सर लिम्फ कैसे बनता है? बेटा लिम्फ जो है वो बनता है ब्लड के प्लाज्मा से. जब ब्लड आर्टरी से आर्टरीज में गुजरता है तो आर्टरी में बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलता है, क्योंकि हार्ट बहुत स्ट्रांगली कंप्रेस करता है. हार्ट के कंप्रेशन से ब्लड निकलता है हमारे हार्ट से. इट विल ट्रैवल इन द आर्टरी, एंड इन द आर्टरी once the blood reaches the arteries and it will enter into your capillaries, and capillary में जगह बहुत कम है. it's a very tiny microscopic structure is called as the capillaries, और उसमें काफी सारा ब्लड जो है वो एंटर करने को कोशिश करता है. तो होता क्या है, काफी सारा प्लाज्मा बाहर निकलता है, काफी सारे WBCs भी बाहर निकल जाते हैं. दैट इज हाउ लिम्फ इज फॉर्म्ड. सो दिस लिम्फ इज बेसिकली मेड अप ऑफ WBC एंड ब्लड प्लाज्मा, एंड दे आर कलरलेस, ऑलमोस्ट पेल येलो इन कलर. Okay, and they are responsible for absorption of fat, they are responsible for fighting infection, many other features are there. So that is the function of lymph. Next we go to the muscular tissue. पानी चाहिए. So we go to the muscular tissue. So these are basically, there are three types of muscular tissue: skeletal muscle, smooth muscle, and cardiac muscle. Skeletal muscles are voluntary. Okay, they are found with the skeletal system. They have striations and they are multinucleated. तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलंटरी है, हम उसे अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं. स्मूथ मसल जो है वो आपको दिखाई देता है along with some of the organs, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, हमारा लंग्स हो गया, what else? Yeah, that's then I think liver also has a layer of smooth muscle. Yeah, many tissues, many organs have this. That's why they're called as visceral muscle also. They do not have any striations. They are completely involuntary. Okay, yeah, your urinary bladder has smooth muscles. Then they have spindle shaped cell. Spindle shaped matlab this is spindle shape. So दोनों तरफ से टेपरिंग होता है, that is spindle shaped cell. Lastly we have the cardiac muscle. Now the interesting feature of cardiac muscle is that they have striations but they are involuntary and the cells are branched. But आपको cardiac muscle मिलता है सिर्फ और सिर्फ हार्ट में, क्योंकि हार्ट को बीट करना पड़ता है. सो दीज मसल्स आर स्पेशल बिकॉज दे नेवर गेट टायर्ड. इट विल ओनली स्टॉप व्हेन यू डाई. देयर आर पीपल हु सर्वाइव फॉर हाउ मेनी 100 years, and for 100 years their heart would have been kept on beating without any issue. Okay, next is nervous tissue. So this tissue is basically helps in the कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन. और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप जाके सीखोगे नेक्स्ट ईयर. ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड एज द न्यूरॉन. एक ही सेल होता है बस. देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सेल विच इज द न्यूरॉन, एंड देयर आर so basically they will have different functionalities based upon where they are present. but mostly उनका होता क्या है कि वो कुछ सेल्स सेंसरी होते हैं, कुछ सेंस they are present for
फॉर प्रोसेसिंग। जैसे कि न्यूरॉन जो स्किन में होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, जो आपके ब्रेन में होते हैं वो हो गया प्रोसेसिंग करने वाला न्यूरॉन, और फिर आता है मोटर न्यूरॉन। सो आप अगले साल 10th में सीखोगे उस सब के बारे में, ठीक है। तो न्यूरॉन में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, डेंड्राइट हो गया, एक्सॉन हो गया, सेल बॉडी हो गया। तो डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करता है, रिसीव करके इट विल सेंड इट टू द सेल बॉडी, सेल बॉडी विल देन ट्रांसमिट इट थ्रू द एक्सॉन टू द नेक्स्ट सेल या फिर नेक्स्ट टिश्यू। ओके, that is how the nervous system is made. Okay, I think we are done with the tissues also. Yes, we are done with tissue. तो अच्छा, कोई ज्वाइन किया है अभी? I don't think anybody would have joined now. So yeah, if you are joining now, I have already told about this. मेरा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप प्लीज डाउनलोड कीजिए। मेरा कूपन कोड है BB Live। अगर आपको यूज करना है and you want to join an academy, you can use this code and you can join it. Okay, आपको मिलेगा free access to free content and 10% discount on paid content. 10% discount मिलेगा, ठीक है। चलो ब्रेक ले ले क्या? नहीं, ब्रेक नहीं लेना। बहुत सारा अभी वाइडो भी फॉल को भी कवर करना है ना। और कितना हो गया? आई डोंट थिंक इट्स बीन इवन 1 hour, right? So in another half an hour I think we will finish off this class and we can wrap up the one shot. और याद रखना बच्चों, ये जो मैं आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, ये जो फ्लैश कार्ड्स जो हैं वो इट इज अवेलेबल इन द ड्राइव बिलो। तो अगर आप अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो आपको एक लिंक मिलता है जिससे आपको नोट्स मिलता है, दूसरे लिंक में आपको अनअकैडमी का आस्क अड आउट प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है, दोनों मिलता है। तो आस्क अड आउट प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, इट इज ओपन फॉर एवरीवन, इट इज फ्री, यू जस्ट नीड टू हैव द अनअकैडमी ऐप, ओके, एंड जस्ट टेक पिक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके। सो कमिंग टू हेल्थ, सो हेल्थ में क्या है? हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज it has been defined as a state of complete physical, mental and social well-being, okay, and not merely the absence of disease or infirmity. So disease free hona is not considered to be healthy. Just being disease free, हाँ मुझे कोविड नहीं है, आप पूछ सकते हो, हाँ सर आपको कोविड है? नहीं है। आपको कोई और बीमारी है? नहीं है। ओ आप तो हेल्दी हो, बट मुझे ना बहुत डिप्रेशन हो रहा है, एम आई हेल्दी? नो, आई एम नॉट हेल्दी। सो इफ आई एम डिप्रेस्ड, या फिर मुझे बहुत एंजाइटी अटैक होता है, या फिर जब मेरे फैमिली मुझसे बात करते हैं मुझे एकदम चिड़चिड़ाहट होती है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी हेल्दी। लेट अस से आई डू नॉट हैव एनी डिजीज, मुझे कोई बीमारी नहीं है, क्या मुझे कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन? नथिंग। आई एम जनरली हैप्पी, अच्छे से अपना काम करता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, बाहर जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, घर में जब डिनर के टाइम पे बैठ के उनके साथ खूब सारे बातें करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आई एम हेल्दी। सो हेल्थ हैज 3 concepts: physical, mental and social health. Being disease free is not healthy, and not being in hospital is also not considered to be healthy. So absence of disease or infirmity matlab being hospitalized, okay, so not being hospitalized is not considered to be a complete state of health, okay. So it is important, health is very important. अगर आप healthy नहीं हो तो आप अपना काम नहीं कर सकते। अगर मुझे कुछ बुखार जुकाम कुछ हो गया तो मैं आपके क्लासेस नहीं ले सकता, सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ, वी आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट पर्सनल हेल्थ ऑल्सो। पर्सनल हेल्थ, इट डिपेंड्स अपॉन आवर पर्सनल हाइजीन। क्या आप रोज ब्रश करते हो? क्या आप रोज नहाते हो? क्या आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हो? These are all personal hygiene related question.
यू शुड बेथ एवरी डे, आपको हर रोज नहाना चाहिए, हर रोज यू नीड टू ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, यू शुड वॉश योर हैंड एवरी सिंगल टाइम बिफोर यू ईट। चाहे आप कहीं बाहर ना गए हो तो भी कुछ ना कुछ गंदगी आपने टच किया होगा। टॉयलेट जाते हो, टॉयलेट के बाद बाहर वापस आते हो तो आप हाथ धोते हो या नहीं? That is also per hygiene based question. So you need to maintain hygiene. If you maintain hygiene, then आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। नहीं आपको गंदा रहना है तो गंदा रहोगे तो गंदगी का प्रॉब्लम भी बहुत सारे होते हैं। ओके, नाउ हेल्थ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फूड दैट इज कंज्यूम्ड। ओके, खाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि क्या आप न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हो। अगर न्यूट्रिशियस नहीं खा रहे हो तो वो प्रॉब्लम है। न्यूट्रिशियस खा रहे हो फिर भी कहां से खा रहे हो? घर का खाना यूजुअली हाइजेनिक होता है। आपकी मम्मी पापा आपको गंदा खाना नहीं देंगे। दे सब कुछ, अब वो सब्जियां को अच्छी तरह से धोते हैं, सब कुछ अपने किचन को अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो बेसिकली दे मेक श्योर दैट दे गिव यू हाइजेनिक सेफ फूड, एंड सच फूड इज नॉट गोइंग टू मेक यू सिक एज लॉन्ग एज इट इज न्यूट्रिशियस। Okay, now apart from all this, exercise is also very important. मैं रोज जाता हूँ, almost every day I go to the gym. क्योंकि couple of years back I started to become fat, और मुझे ना थोड़ा सा यहाँ से 10 सेकेंड भाग दिया तो मुझे ऐसा होता था। I used to like suffer, oh God करके। अब मैं आराम से 1 किलोमीटर भागता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I run very nicely. मैं रोज भागता नहीं हूं, बट क्योंकि मेरा हेल्थ इतना अच्छा है तो मैं भाग सकता हूं। सो इट इज बेसिकली हाउ यू कीप योरसेल्फ हेल्दी। एवरीथिंग मैटर्स, गुड फूड, गुड हाइजीन, गुड वर्कआउट, एवरीथिंग मैटर्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी हेल्दी। ओके, नेक्स्ट आता है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ में आते हैं क्लीनलीनेस। आप जिस सोसाइटी में रहते हो क्या वो साफ है ना? गंदा मतलब सभी के सभी लोग आपके, मान लीजिए आप अपार्टमेंट में रहते हो और आपके ऊपर जितने भी लोग हैं वो अपना डस्टबिन निकाल के अपने बालकनी से बाहर फेंक दे, कैसा लगेगा? पहला तो वो आपके बिल्डिंग के पास ही गिरेगा, दूसरा कुछ कचरा आपके बालकनी के थ्रू आपके अंदर भी आएगा। इट्स डिस्गस्टिंग, राइट? इट्स नॉट समथिंग। तो क्या होता है इस अपार्टमेंट्स में यूजुअली एक देयर विल बी अ कलेक्टिंग पॉइंट फॉर ऑल द गार्बेज। वो सारा गार्बेज आके उस बॉक्स में डालते हैं, फिर वो उस बॉक्स को सेपरेटली फेंकते हैं। सो देयर इज अ गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम। बट बहुत सारे स्लम्स ऐसे हैं इंडिया में जहां पे गंदगी ओपनली फैली पड़े थे। आप ना देखिए, मैंने बहुत सारी सिटीज मैंने देखा है, दिल्ली देखा है, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एंड ऑल। देयर आर मेनी प्लेसेस इन दिस सिटीज वेयर यू फाइंड अ ह्यूज डंप ऑफ गार्बेज। इतना गंदा बदबू आता है उस जगह से, डिस्गस्टिंग, ओके, टू स्मेल, एंड यू फाइंड सच प्लेसेस ऑल अराउंड दिस बिग सिटीज। नाउ दैट such dumping of garbage, it can lead to spreading of disease, that वहां पे चूहे हो सकते हैं, मच्छर पैदा हो सकते हैं, मच्छर आएंगे तो मच्छर हमें काट सकते हैं। सो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। सो these are all features which can be detrimental. Now apart from that, it also matters how you behave as a community. जैसे कि अभी इंडिया में देखो, इंडिया में अभी वर्ल्ड ओवर कोविड का सिचुएशन चल रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या बोला था प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था, डॉक्टर्स ने भी क्या बोला है, मास्क पहना करो, कहीं बाहर जा रहे हो तो मास्क पहना करो, 6 गज का अंतर रखो, सोशल डिस्टेंसिंग करो। वो अलग बात है, अब तो सब कुछ चला गया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पता, मास्क नहीं पता, मास्क पहनते हैं यहां तक, यहां ऐसे या फिर यहां से। तो किसके लिए मास्क पहनते हैं वो तो नहीं पता, बट मास्क जस्ट बिकॉज फाइन पड़ता है इसीलिए मास्क पहन लेते हैं। These are all the features which we should worry about. We are not being very proactive as a country to prevent the spread of corona. That's a huge problem, right? So apart from that, also what matters is good health care facility.
बहुत सारे गांव हैं जहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, एंड they struggle because they do not have any healthcare facility. Then there are also the availability of medicine is also a problem. जैसे कि अभी फिलहाल वैक्सीन्स, क्या वैक्सीन्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? इंडिया, दैट वे वी आर ब्लेस्ड, दैट वे वी आर स्लाइटली ब्लेस्ड, वी आर कॉल्ड एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारा मेडिसिन जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है. वी टुडे it's a matter of pride that we are basically sending vaccine to rest of the countries. So many countries have received vaccines from us, and we have been basically healing the world in a way. So yeah, it's lucky that way. But apart from vaccines and medicine, healthcare facilities bhi milna chahiye. But we have been left with a very poor infrastructure by the Britishers. तो उसकी वजह से हम इंप्रूव नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ करप्शन एवरीथिंग. बट वी नीड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्पेशली इन द रूरल एरिया. डॉक्टर होना चाहिए, एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा सा हॉस्पिटल होना चाहिए. मैं बात करूं तो मेरे बाजू वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, आई लिव इन मैसूर, एंड द डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट टू मी इज कुर्ग. कुर्ग डिड नॉट हैव अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अभी जाके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इनॉग्रेट हुआ है. उसमें स्टाफिंग का थोड़ा सा इशू है, बट स्लोली स्टाफ विल आल्सो बी एडेड. तो इतना सारा देखो, पीपल इन कूर्ग हैड टू कम ऑल द वे टू मैसूर फॉर एनी ट्रीटमेंट, व्हिच इज नॉट फेयर, राइट? You need better healthcare facilities in every district, so that people in those districts can go and access those healthcare facilities. So the next concept is disease. क्या है disease? So disease is basically a condition where your body is not able to perform normally. तो आपको normally, मान लीजिए अगर आप हर रोज 5 किलोमीटर का वॉक करते हो, दैट इज योर नॉर्मल एबिलिटी. बट एक दिन आप उठ गए और उठ के बोलते हो यार मुझे ना एकदम पैर में बहुत दर्द हो रहा है, या फिर पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, मैं ट्राई करता हूँ वॉकिंग का. 1 किलोमीटर वॉक करते ही आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सब कुछ. दैट मीन्स दैट योर बॉडी इज नॉट एबल टू परफॉर्म इन द नॉर्मल लेवल. क्योंकि नॉर्मली आप 5 किलोमीटर वॉक करते हो, तो आज 1 किलोमीटर करते ही क्या हो गया है? दैट मीन्स यू हैव सम डिजीज. आपके बॉडी में कोई डिजीज है जिसकी वजह से आप ये काम नहीं कर पा रहे हो. समझिए, दैट इज द थिंग. सो disease is a condition when body is unable to perform the normal functions efficiently. Okay, now disease किस कारण हो सकता है? या तो एक कोई एक्सटर्नल एजेंट होता है, ओके, ये जैसे कि पैथोजन हो गया, या तो कोई इंटरनल डिसऑर्डर हो सकता है. एनीथिंग, इट कैन बी एनी रीजन. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कितना टाइम लगता है डिजीज को, हमने डिजीज को कैटेगराइज किया है एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज में. एक्यूट मतलब इट लास्ट फॉर फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, ओके, एंड क्रॉनिक मीन्स इट कैन लास्ट फॉर अ मंथ टू फ्यू ईयर्स, समटाइम्स लाइफ लॉन्ग. एक्यूट डिजीज फॉर एग्जांपल फीवर हो गया, नॉर्मल वायरल फीवर है, इन्फ्लुएंजा है, all these are basically acute diseases. Now in chronic diseases you have examples of cancer and what else, or diabetes. So these are all features of these are all some examples of chronic disease that can last for a very long time. Diabetes in fact will last forever. बॉडी में एक बार डायबिटीज आ गया तो फिर लाइफ लॉन्ग वो चलता है उसका इशू. अब क्रॉनिक डिजीज का प्रॉब्लम क्या है? क्रॉनिक डिजीज बेसिकली इट कैन अफेक्ट द ओवरऑल पर्सनैलिटी. आप बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ना दे विल बी वेरी नाइस पीपल, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा जोवियल हैं, बहुत हंसमुख टाइप के लोग होते हैं, बट कभी कभी
किसी डिजीज के कारण दे विल देयर होल पर्सनालिटी गेट्स चेंज्ड. The reason is the mental stress and depression that comes with long suffering of diseases. For example, आप देखो कैंसर पेशेंट्स को एक बहुत ही पेनफुल ट्रीटमेंट थेरेपी को ऑप्ट करना पड़ता है जिसको हम बुलाते हैं कीमोथेरेपी. It's called as कीमोथेरेपी. ठीक है, ये कीमोथेरेपी काफी पेनफुल ट्रीटमेंट होता है और इसके साइड इफेक्ट्स की लिस्ट पूछना ही प्रॉब्लमैटिक है. इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत डेंजरस ट्रीटमेंट है ये. एंड it's used because it is quite successful against lot of cancer patients have been successfully treated by chemotherapy, but still very painful. बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं और इससे सफर करके लोग, उनका पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है. दे कैन गो अंडर लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स दे लूज देयर विल टू लिव एट सम टाइम्स एंड ऑल. सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद दिस. एग्जाम्पल आप देखो है ना, युवराज सिंह, he was very fantastic cricketer, but after the treatment he was never that good of a player what he was before that. I mean, he was always a very good player, but that treatment took a toll on him. किसी न किसी लेवल पे he had to take that physical stress of getting treatment, and that showed on his playing ability. So that is the problem with chronic diseases. Okay, तो एक तो होता है सफरिंग, दूसरा होता है मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा. तो जैसे कि मैंने कीमोथेरेपी का दिया है, उसी तरह से इवन ये ट्यूबरक्लोसिस होता है. ट्यूबरक्लोसिस का भी ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है. ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में कभी कभी 4-5 महीने तक आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, और ये एंटीबायोटिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और उनके अलग अलग टाइप के क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट्स होते हैं. लॉस ऑफ एपिटाइट, कंटिन्यूस रिंगिंग इन द ईयर, फैटीग, बहुत एकदम इट मेक्स यू वेरी, ऐसा लगता नहीं कि आप रिकवर हो रहे हो, ऐसा लगता है कि आपको कोई और बीमारी आ जाएगा. मान लीजिए आप पेशेंट हो, आप मेडिसिन खा रहे हो, मेडिसिन की वजह से कोई और साइड इफेक्ट आ रहा है, आपको कैसा लगेगा? आप जाके पूछोगे डॉक्टर मैं ठीक हो रहा हूँ या मुझे कोई और बीमारी हो रही है? इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग सिचुएशन इन सच केसेस, बट there is no alternative to it. So that is why chronic diseases are probably the worst. So what can be the causes of diseases? Diseases can be caused by external agent, जैसे कि मैंने बोला था, जैसे कि पैथोजन हो गया. Okay, in such cases diseases are usually infectious, means they can infect from a patient to a healthy individual. Apart from that, there are diseases which are due to genetic causes. For example, the genetic diseases, or because of lifestyle choices. For example, diabetes, hypertension, all these are lifestyle choices, and they are non-infectious. आपके घर में आपके पापा को, मम्मी को डायबिटीज है, ये उसका मतलब ये नहीं कि आपको भी चिपक जाएगा, अरे वाह आप उनसे बात दूर रहो. Nothing, they are non-infectious. Okay. Now infectious diseases में काफ़ी सारे पैथोजन हैं, ठीक है, एंड पैरासाइट्स भी होते हैं. कॉमन पैथोजन हो गया बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, वर्म्स. वर्म्स को हम बेसिकली यूजुअली बुलाते हैं पैरासाइट्स. ठीक है, वर्म्स मतलब कौन सा? अगर आपने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ा होगा तो उसमें 2 फाइलम आते हैं, फाइलम प्लैटीहेलमिंथस, फाइलम नेमेटोडा. दोनों में वर्म होते हैं, एक फ्लैट वर्म है, एक राउंड वर्म है, और दोनों फाइलम के जो वर्म होते हैं वो ह्यूमंस में पैरासाइट की तरह रह सकते हैं. ठीक है, तो यूजुअली डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी एल्सवेयर ऑल्सो.
So how can infection spread? One way is water. गंदे पानी से डिजीजेस फैल सकता है, जैसे कि कॉलेरा फैलता है. तो क्या करना चाहिए इन सच कंडीशंस? बेटर बॉयल द ड्रिंकिंग वाटर. अगर आपके पास अच्छे क्लीन पानी का सोर्स नहीं है, मान लीजिए आप जहां से पानी कलेक्ट कर रहे हो वो गंदा है, पहले उसका बेसिक फिल्टरिंग कर लो, फिर उसके बाद उसको उबाल दो. उबालने से पानी क्लीन हो जाता है. So that way, if you boil the water properly, there is no chance of any bacteria or anything surviving in it and causing disease. So boiled water is the best way to go if you do not have access to clean drinking water. Okay, then next is air. So air can also be a big spreader of disease. अभी कोविड का जो फैल रहा है, दैट इज बेसिकली एयर. ओके, इट्स कॉल्ड एज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. सो होता क्या है कि हमारे मुंह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है, और ये जो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं बहुत सारे एरिया में. सो इट कैन स्प्रेड अक्रॉस अ ह्यूज पोर्शन. Okay, now how huge portion? Usually up to 6 to 7 feet. That's all. Okay, that's what I meant by huge. It's not like 1-2 किलोमीटर तक फैल सकते, नहीं, ऐसे इतना नहीं. 6 to 7 feet तक आपके मुंह से निकल सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर कॉफिंग. अब करते हो, आपके मुंह से ड्रॉपलेट निकलता है, वो ट्रैवल करता है. कोई मान लीजिए आपके पास कोई बैठा हुआ है, आप ट्रेन में जा रहे हो, लोकल ट्रेन में जा रहे हो, आप खांसते हो करके आपके मुंह से ड्रॉपलेट निकलता है, वो छोटा होता है, तो इट विल फ्लोट इन द एयर एंड समबडी सिटिंग नेक्स्ट टू दे विल ब्रीथ इट इन एंड हो गया, स्प्रेड हो गया ना इन्फेक्शन. दैट इज हाउ कोविड बेसिकली स्प्रेड्स. सो उसको प्रिवेंट करना है, तो कैसे प्रिवेंट करना है? मास्क पहन लो. तो होता क्या है कि अगर आप खांसते हो तो वो ड्रॉपलेट्स जो है, देयर इज अ वेरी वेरी लेस चांस ऑफ ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, आई मीन आउट ऑफ द मास्क एंड स्प्रेडिंग इन द एयर. तो स्प्रेड बहुत हद तक कम हो जाता है. एंड ऑल्सो इफ यू मेंटेन डिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डिक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इंफेक्शन. देन थर्ड इज थ्रू वेक्टर. जैसे कि आपको दिखता है इन डेंगी एंड मलेरिया. मच्छर भी फैला सकते हैं डिजीजेस, ये तो पता ही होगा आपको. मलेरिया फैलाता है, डेंगी फैलाता है, चिकनगुनिया फैलाता है. आपको कोई मच्छर जब काटता है, तो अगर उसने पहले किसी डिजीज्ड इंडिविजुअल को काटा है, तो जब आपको काटेगा तो आपको वो डिजीज आ जाएगा, क्योंकि दे विल कैरी द पैथोजन फ्रॉम an individual suffering from a disease to a healthy individual. That is the problem with the vector. Then lastly, through touch. So this is seen mostly in the case of sexually transmitted diseases, जैसे कि एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया. Unprotected sexual intercourse can lead to spreading of such diseases. Now there is a very very confusing term, vector and carrier. बहुत लोगों को पता नहीं रहता. देखो, वेक्टर एंड कैरियर दोनों डिजीज को स्प्रेड करने में का काम करते हैं, बट वेक्टर्स डू नॉट सफर फ्रॉम द पैथोजन. मच्छर को मलेरिया नहीं होता, मच्छर को डेंगू नहीं होता, मच्छर को चिकनगुनिया नहीं होता. वो सिर्फ डिजीज स्प्रेड करने में काम करता है, बस. दैट्स ऑल. इट विल ओनली स्प्रेड द डिजीज, दैट्स ऑल. बट कैरियर जो है, इट विल स्प्रेड द डिजीज एंड एट द सेम टाइम इट विल आल्सो सफर फ्रॉम द डिजीज. जैसे कि रेबीज वाला कुत्ते को रेबीज होता है, वो जाके दूसरे कुत्तों को काटता है या फिर आपको काटता है, तो आपको भी रेबीज हो जाएगा. बट द डॉग विल आल्सो सफर फ्रॉम द रेबीज. उसको भी प्रॉब्लम है, आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगा. दैट इज द कैरियर. सो वेक्टर एंड कैरियर अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं. ओके, नेक्स्ट वी गो इनटू द
मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज, हाउ डज द डिजीज मैनिफेस्ट, ऑर्गन लेवल पे या फिर टिश्यू लेवल पे कैसे होता है? डिजीज का मैनिफेस्टेशन डिपेंड करता है कंप्लीटली पैथोजन के ऊपर। मोड ऑफ एंट्री भी इट कैन डिसाइड, जैसे कि आपने अगर पैथोजन को ब्रीथ किया है तो इट इज मोस्ट लाइकली टू इन्फेक्ट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने अगर उसको इंजेस्ट किया है, इट इज मोस्ट लाइकली टू इफेक्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट इज द कॉमन थिंग। बट अल्टीमेटली उस पैथोजन का टारगेट ऑर्गन कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे आपको इन्फेक्ट करेगा। सो मोड ऑफ एंट्री कैन डिसाइड द organ or tissue getting infected. Now every disease, after every pathogen after it causes disease, it will present some signs and symptom. उसके ऊपर हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, ठीक है? तो साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? साइंस बेसिकली, साइंस आर समथिंग्स विच आर विजिबल, ओके, सिम्टम्स आर समथिंग विच इज एक्सपीरियंस्ड। आपके स्किन में जब चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होने पे आपके स्किन में बॉयल्स आता है। बॉयल्स दूसरे लोग दे सकते हैं, पस फिल्ड बॉयल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर योर बॉडी, दैट इज अ साइन। अदर्स कैन सी, घर वाले डॉक्टर सब देख सकते हैं, हाँ आपके स्किन में ये बॉयल्स हो रहे हैं। आपको बुखार होता है, बुखार की वजह से आपको बदन में दर्द होता है, बदन में दर्द आपको फीलिंग होता है, बट कोई और देख के नहीं बोला कि हाँ इसके बदन में दर्द हो रहा है करके। नो, they will not be able to tell. So you will experience the symptoms and you will present the signs to others to see. That is the difference between signs and symptoms. So your doctor will see for signs on your body and they will ask you for the symptoms. दोनों को correlate करके वो disease का diagnosis करते हैं. That is how diseases are, डॉक्टर्स पता करते हैं कि आपको कौन सा डिजीज हुआ है, आपको कौन सा इंफेक्शन हुआ है. दैट इज द way to go. Now ट्रीटमेंट में कैसे करते हैं ट्रीटमेंट? अब ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर्स को सबसे पहले पता करना है कि ये इंफेक्शन कौन सा है. बिना डिजीज को आइडेंटिफाई किए ट्रीटमेंट देना बहुत ही मुश्किल काम है. ऑफ कोर्स कुछ डॉक्टर्स को साइंस और सिम्टम्स देखते ही पता चलता है. लाइक फॉर एग्जांपल, आई वन ऑफ माय अंकल्स, he is a very good doctor. He would, he was such an intuitive doctor कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, ये वो प्रॉब्लम है. he used to able to, हाँ I think this is the disease that you are having. क्योंकि इतने सालों से पेशेंट्स देख रहे हैं तो उनको एक आइडिया रहता है कि हाँ ये इन्फेक्शन हो सकता है, ये दूसरा वाला इन्फेक्शन होता है. तो उनको देखते ही पता चलता कि हाँ आई थिंक यू आर सफरिंग. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने बोला कि मुझे बदन में आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम लास्ट 2-3 days, मैं पैरासीटामोल ले रहा हूँ बट मेरा फीवर कम नहीं हो रहा करके मैंने बोला. तो मेरे अंकल, एंड ही वाज इन अ डिफरेंट सिटी, आई कॉल्ड हिम अप एंड टोल्ड हिम. ही सेड आई थिंक यू माइट, ही आस्क्ड मी डू यू हैव स्लाइट पेन इन योर जॉइंट. थोड़ा सा, मैंने ज्यादा तो दर्द नहीं है, थोड़ा सा दर्द है. आई थिंक इट माइट बी डेंगू. ही सेड फ्रॉम देयर. फिर जाके मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, मेरा प्लेटलेट काउंट कम हो गया था. इट वाज कंफर्म दैट आई वाज हैविंग डेंगू. That is the level of intuitiveness some doctors have. It comes with experience. Experience बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों पेशेंट्स देखने के बाद ना एक आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे डिजीज कैसे प्रेजेंट करता है करके. बट फिर भी हम टेस्ट करवाते हैं. ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, जो भी टेस्ट करवाना है हम करवाते हैं. उसको टेस्ट करवाने के बाद हमें कंफर्म मिलता है कि हाँ वी हैव दिस डिजीज इन आवर बॉडी. सो एक बार डायग्नोसिस हो गया, डिजीज आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करना है. ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज करते हैं? या तो आप एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो इफ इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ तो एंटी फंगल यूज करते हैं, या अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल ड्रग्स यूज कर सकते हैं. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वन सेट ऑफ ड्रग कैन नॉट क्यूर ऑल डिजीजेस. एक टाइप का इन्फेक्शन है तो आप उसको सभी डिजीज के अगेंस्ट उसके अगेंस्ट जो मेडिसिन है वो दूसरे इन्फेक्शन के अगेंस्ट आप यूज नहीं कर सकते.
Okay, so that is the idea behind treatment. So depending upon the infection, the treatment mechanism can also change. Last आता है prevention. How now there is a very important saying called as prevention is better than cure. True, आपको कोविड आने से बेहतर है आप कोविड ना आए, है ना. यू शुड अवॉइड गेटिंग कोविड rather than कोविड आए फिर उसको ट्रीटमेंट करें. नहीं, प्रिवेंट गेटिंग कोविड. सो हाउ डू यू प्रिवेंट? देयर आर टू मेथड्स, जनरल मेथड एंड स्पेसिफिक मेथड. जनरल मेथड काफी सिंपल है. हैव गुड पर्सनल हाइजीन, अच्छा खाना खाओ, अपने इम्यूनिटी को इंक्रीज करो, च्यवनप्राश खाओ, ये खाओ वो खाओ, एवरीथिंग जस्ट टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी. Now, when we come to specific method, we come to the vaccine. क्या है वैक्सीन? वैक्सीन बच्चों बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है अगेंस्ट पैथोजन. अभी हम कोविड वैक्सीन, हम कोविड के बारे में वैक्सीन करें तो क्या है ये कोविड वैक्सीन? तो कोविड वैक्सीन अलग अलग कोविड वैक्सीन हैं. एक है ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड है, और फिर भारत बायोटेक का कोवैक्सिन है, फिर कौन सा वो फाइजर और मॉडर्ना का एक वैक्सीन है, अलग अलग, और इनका कोई स्पुटनिक्स करके कोई वैक्सीन है. तो अलग अलग टाइप के वैक्सीन अवेलेबल हैं अभी मार्केट में. तो हर वैक्सीन का अलग अलग वे होता है, बट अल्टीमेटली वैक्सीन करता क्या है? It generates an immune response against a pathogen. तो मान लीजिए अगर आप भारत बायोटेक का कोवैक्सीन लोगे तो उसमें आपको इंजेक्ट किया जाता है डेड कोरोना वायरस विच इज डेड, ओके, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, बट उसका कंपोनेंट्स होता है एंड उसको इंजेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में. उससे क्या होता है, पहली बार जब आपके बॉडी में कोई नया पैथोजन आता है तो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को टाइम लगता है ना, कि उसको पहचानना है, उसको परखना है, फिर हाँ बोले हाँ ये पैथोजन है, इसको मारना है. यूजुअली अगर लाइव पैथोजन आपके बॉडी में आ गया, बिफोर योर बॉडी कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज अ पैथोजन, बहुत सारा डैमेज कर देता है. बट अगर आप डेड वायरस को डालोगे हमारे बॉडी में तो वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता है. It cannot infect us, but it can generate an immune response. It can generate an immune response after a couple of weeks, and this immune response will identify that virus. बोलेगा हाँ ये वायरस है, इसके अगेंस्ट फाइट करना है. तो तब जाके हमारे बॉडी के पास उसके अगेंस्ट कोई फाइटिंग मैकेनिज्म हो जाता है. फिर उसके बाद अगर मान लीजिए एक बार हमारे बॉडी उस पैथोजन को आइडेंटिफाई करके उसको मार डालता है, तो उसके बाद दोबारा अगर हमारे बॉडी में वो इंफेक्शन आता है, इमीडिएटली हमारा जो बोलते हैं आवर इम्यून सिस्टम विल से I know that you are a bad person. I will kill you. Immediately आता है and it will destroy the pathogen. So secondary response is extremely powerful and extremely quick. Primary response, पहला response against a pathogen is slow and time consuming. That is why we vaccinate ourselves. वैक्सीन करने से वो पहला वाला जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो स्लोली होने से भी हमारे बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो एक बार हम इम्यून हो गए तो उसके बाद कोरोना की ऐसी तैसी कुछ नहीं कर सकता हमारे अगेंस्ट. सो द प्रोसेस ऑफ giving vaccine to everyone in the country and making them immune against a disease is called as immunization. बहुत बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता, सर इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है. Vaccination is the process of giving vaccine. Immunization is basically making people immune to a particular disease. Okay, and it is usually done by vaccination. तो मास वैक्सीनेशन हम कर सकते हैं, हमने किया भी है. स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया है, पोलियो को ऑलमोस्ट इरेडिकेट कर दिया है.
अभी हुआ नहीं है बट ऑलमोस्ट इरेडिकेट करने के स्टेज पे आ गए हैं. सो वी कैन डू ऑल दिस मेथड्स एंड वी कैन वी कैन यूज दिस टू इरेडिकेट. अभी कोविड का वैक्सीन चल रहा है बच्चों, अनाप से आप पे मत सुनो, ठीक है. सीधी सीधी बात कर रहा हूं, जितना मुझे पता है, ठीक है, मैंने जितना देखा है, द वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर वेरी सेफ. व्हेन यू गेट योर चांस डेफिनेटली गेट वैक्सीनेशन. मैं तो जरूर करूंगा, मुझे मेरा चांस मुझे पता नहीं, मैं क्योंकि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं जो कि अबव 60 हैं, सो आई विल डेफिनेटली पुश देम फॉर द वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट. क्योंकि अभी पहले तो कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, अब उसके बाद नेक्स्ट अबव 50 वाले लोगों को दिया जाएगा. तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ माई आई थिंक सम ऑफ माई फैमिली मेंबर्स दे विल गेट वैक्सीनेशन. बट जब मुझे चांस मिलेगा मैं जरूर वैक्सीन लूंगा, क्योंकि वैक्सीन लेने से स्प्रेड ऑफ द डिजीज रिड्यूसेस. मान लीजिए कोई तो होगा जिसको कोरोना डिजीज है, अगर आप वैक्सीनेटेड हो, ठीक है, अगर आपको वैक्सीन मिला है, तो अगर वो वाला बंदा अगर आपके पास आके बात करता है और आपको स्प्रेड करता है, आपका बॉडी क्या करता है, वो इमीडिएटली वायरस को डिटेक्ट करता है, मार डालता है. सो यू विल नॉट स्प्रेड द डिजीज टू योर फैमिली मेंबर. दैट इज द बेनिफिट ऑफ vaccination. It is a very, very important tool if we are going to fight against any pandemic. So very important that we get vaccination on time and help to eradicate this disease. So फिर यहीं पे हमारा आज का क्लास खत्म होता है बच्चों. बहुत सारा हमने तीनों चैप्टर का रिव्यू कर लिया है. होपफुली यू गॉट अ बेसिक रिव्यू. आप प्लीज इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहां से जाके इसको डाउनलोड करके यूज दिस फॉर योर प्रिपरेशन. कट करके प्रिंट निकालो इस पीडीएफ का, उसको इस पेपर को कट करो एंड यूज इट फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, सो आई विल सी यू टुमारो, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास. बाय एवरीवन.